बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 मई पाकिस्तान में इतवार की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 162। आज काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक ऐसी खबर रखेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खबर यह है कि हाल ही में जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग हुई, उसमें इसराइल ने ईरान पर तो हमला किया ही, उन्होंने इराक पर भी हमला किया और इराक के अंदर एक खुफिया बेस बना रखी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये एक्सक्लूसिव खबर है जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि इराक के मगरबी सहरा के अंदर इसराइल ने ये खुफिया तौर पर अपनी बेस बनाई। बेस का मकसद क्या था? बेस का मकसद ये था कि जब ईरान के अंदर ऑपरेशन हो या हमला हो और वहां पर अगर इसराइल का कोई जहाज गिरा दिया जाए या किसी किस्म की फौरी कमक चाहिए हो ईरान के अंदर, तो इराक जो जाहिर है ईरान का एक नेबरिंग कंट्री है, तो इराक में ये जो बेस है ये फौरी तौर पर वो मदद फराहम करेगी। अब हैरानी की बात यह है कि इराक को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं हुई। वजह एक तो वो वसीओ अरीज सारा इलाका है, क्योंकि सहरा बहुत बड़ा है, उसके अंदर आबादी भी कम है और जाहिर है सेटेलाइट वगैरह से ही ऐसी चीज़ें मॉनिटर हो सकती हैं। हैरानी की बात यह भी है कि इसको चाइना भी गालिबन डिटेक्ट नहीं कर सका। अगर करता तो किसी न किसी तरह से खबर इंटरनेशनल मीडिया पर या कहीं पर आ सकती थी। मतलब चाइना और रशिया भी इसको उस तरीके से डिटेक्ट ना कर सका या शेयर ना कर सका मीडिया के साथ या ईरान के साथ, क्योंकि बहुत लेट जब इराक को इस बात का पता चला और इराकी जो फौज थी उसने वहां जाकर चेक करने की कोशिश की, तो इसराइल ने इससे पहले कि इराकी फौज उस खुफिया जो भी उन्होंने सिस्टम बनाया था या खुफिया अपने लिए एक अड्डा बनाया था छोटा सा, वो मेकशिफ्ट अड्डा ही होगा जाहिर है, जिसके ऊपर उन्होंने या तो हेलीकॉप्टर से या जहाज़ों से वहाँ पर सामान जो है वो पहुँचाया होगा। आपको पता है कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास है कि टैंक्स और बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो जहाज़ों के ज़रिए ऊपर से फ़ज़ा से ही पैराशूट्स के साथ नीचे फेंक दी जाती है। तो इसी तरीके से उन्होंने एक मेकशिफ्ट किस्म का बेस बनाया। ऐसा अरेंजमेंट वहाँ पर किया कि इराक को भी पता नहीं था और वहां पर वो बेस मौजूद था। और जब इराकी फौज जो है वहां पहुंची चेक करने कि यहां पर क्या है, तो इससे पहले कि वो उसके करीब पहुंचते उन्होंने पहले ही उन पर हमला कर दिया, जिसमें गालिबन कुछ हलाकतें भी हुई इराकी फौज की। और उसके बाद इराक ने अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता किया, अमेरिका से रब्ता किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन तब तक चिड़ियाँ खेत चुग गई थी। मतलब कि ये बेस जो बनाई हुई थी, इसका जो भी मकसद उन्होंने हासिल करना था, उस फायदे को वो हासिल कर चुके थे। अब जरा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर यह है कि ईरान के पास कम से कम 185 ऐसे मिसाइल आ गए हैं अमेरिका के जो फट नहीं सके। जाहिर है उसमें अमेरिका के भी होंगे और इसराइल के भी होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस वो मिसाइल हैं और अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी या उससे सीखा जाएगा और ऐसे ही मिसाइल जो है वो ईरान बनाने की कोशिश करेगा। खबरें ये हैं कि 125 के करीब कम से कम ऐसे बहुत ही जदीद मिसाइल जो वहाँ फेंके गए लेकिन वो फट नहीं सके और एज इट इज़ वो ईरान के हाथ लग गए और ईरान अब उन पर काम कर रहा है। ये तो आपको और पूरी दुनिया को पता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान खासा आगे है और अभी उन्होंने जितनी भी जंग लड़ी है, एयरफोर्स उनके पास थी नहीं और जो ग्राउंड फोर्स है उसकी नौबत ही नहीं आई क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं थे। तो सारी की सारी उनकी जंग जो है वो मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ ही लड़ी गई। जो भी उन्होंने नुकसान इसराइल को पहुंचाया और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो यूएई को पहुंचाया, और आज इस वक्त उन्होंने जो आबनाए हरमज़ के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर रखा है, अपना उनका कंट्रोल है, कब्ज़ा है, जो भी आपने कहना है, उसमें भी यही मिसाइल, ड्रोन और तीसरी चीज़, क्योंकि पानी इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ, तो तीसरी चीज़ छोटी कश्तियाँ, फास्ट बोट्स जिन्हें वो कहते हैं। अब अमेरिका और दूसरे ममालिक, ज़ाहिर कैलकुलेशन यही थी कि उनकी हमने नेवी भी ख़त्म कर दी है, तो आबनाए हरमज़ तो अब वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और वो बड़े आराम से खोल दी जाएगी। वहाँ पर उन्होंने जैसे फ़ज़ा के अंदर उन्होंने मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए, वहाँ पर उन्होंने 2 डिफरेंट हथियार इस्तेमाल किए। एक तो उन्होंने बारूदी सुरंगें समुंदर के अंदर लगा दी ताकि उनके ऊपर से कोई जहाज़ उड़े, अगर गुजरे तो वो उड़ जाए, और दूसरा उन्होंने फास्ट बोट्स जो हैं उनकी टेक्निक इस्तेमाल की। जैसे मच्छर आते हैं बहुत सारे, ऐसी ही टेक्निक्स इस्तेमाल की कि वो छोटी छोटी कश्तियाँ जो हैं वो एक बहुत बड़ा जो अमरीकी आप ये कहिए कि फ्रिगेट होंगे या बड़े जहाज़ होंगे, उन पर हमला करने के लिए बजाय इसके कि ईरान अपनी कोई आबदोज़ उतारे, बजाय इसके कि ईरान अपना कोई
नेवल शिप उतारे, जिससे जाहिर है टेक्नोलॉजिकली आप ये समझेंगे कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगी और उससे वो तबाह करना आसान होगा। उसकी बजाय सैकड़ों की तादाद में जो स्मॉल फास्ट बोट्स होंगी वो जब हमला आवर होंगी तो उनको हैंडल करना मुश्किल होगा। इसी तरह पानी के अंदर भी उन्होंने छोटी आबदोजें उतारी हैं। कहा जाता है कि एक बस के साइज की आबदोज है और उसके ऊपर ऐसे मिसाइलों से, क्रूज मिसाइलों के साथ उन्होंने उन्हें लेस किया है जो तकरीबन 200 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ईरान जो है वो आबनाए हरमुज़ पर भी कंट्रोल अभी तक बाकी रख चुका है। हालांकि जैसा कि अमेरिका क्लेम करता है कि उनकी नेवी को भी बहुत नुकसान पहुंचा दिया, एयरफोर्स थी नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड है नहीं, तो ओवरऑल मिसाइल, ड्रोन, ये छोटी आबदोजें, छोटी कश्तियां, ये सब कुछ मिला के इस वक्त तक जो एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी के साथ ईरान जंग में आया था, अभी तक उनकी वो जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है और आबनाए हरमुज़ को वो कंट्रोल किए बैठे हैं। अब साथ ये 185 मिसाइल जो उनके हाथ लगे हैं, इसकी खबर भी सामने आई है। अब ज़रा शुमाली कोरिया की खबर ले लें और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आज सब कुछ क्या होता रहा उस पर बात करेंगे। शुमाली कोरिया में किम जोंग को अगर कत्ल किया गया, जो शुमाली कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के इस वक्त रुए रवा हैं, आपके सामने आते रहते हैं अक्सर और बड़ी मानी खेज भी और मज़ाक़ा खेज भी बातें करते रहते हैं। कई दफ़ा तो हाथ में बटन लेके घूम रहे होते हैं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं चलाऊंगा तो एटमी हमला हो जाएगा। अब उन्होंने अपने आइन के अंदर तब्दीली की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर किम जोंग को कत्ल किया गया तो फौज दुश्मन पर फौरी तौर पर जवाबी एटमी हमला करने की पाबंद होगी। मतलब कि अब उन्होंने कानून बना दिया, अपने आइन में ये तब्दीली कर दी कि अगर किम जोंग को किसी ने कत्ल किया, दुश्मन जाहिर है वो जनूबी कोरिया को अपना दुश्मन कहते हैं, जापान को अपना दुश्मन कहते हैं और वाया जापान फिर अमेरिका को कहते हैं, तो हमला तो वो जाहिर है उन्होंने, उनके पास जो इस वक्त सलाहियत है वो जनूबी कोरिया के लिए और जापान के लिए तो इस वक्त आप ये कहिए कि पूरी दुनिया को पता है, वो प्रूव कर चुके हैं उसे और दिखा चुके हैं पूरी दुनिया को। और ये भी कहा जाता है बहुत दफ़ा कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके पीछे चाइना की भरपूर सपोर्ट भी है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करने में उन्होंने उनकी मदद की हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने अपने आइन में ये तरमीम कर दी है कि अगर किम जोंग को कत्ल किया गया, ज़ाहिर है उनके पास कोई ऐसी इत्तलात होंगी कि शायद कोई उनके कत्ल का मंसूबा बन रहा है या शायद कत्ल किया ना जाए, तो जो उनकी फ़ौज है वो जवाबी हमला करेगी और एटमी हमला करेगी। अब ये एक इटसेल्फ पूरी दुनिया के लिए नया खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अब जो किम जोंग के अपोनेंट होंगे जैसे कि जनूबी कोरिया और जापान, वो चाहेंगे कि वो खुद किसी तरह से हिफाजत कर लें किम जोंग की, क्योंकि जिस तरह की नॉर्थ कोरिया पूरी की पूरी इस वक्त रियासत है, उनके ऊपर पाबंदियां भी हैं, उनको सवाए चाइना के और कहीं से मदद नहीं मिलती और रशिया से उनके थोड़े बहुत मरासम हैं। तो अगर वो सर्वाइव कर गए डेकेड्स की जो उनके ऊपर पाबंदियां हैं और अमेरिका की दुश्मनी भी, तो ये ऐलान जो है वो इटसेल्फ तमाम ऐसी पार्स जितनी भी हैं, जापान है, साउथ कोरिया है और फिर यूरोप है और अमेरिका है, उनके लिए जाहिर है एक बहुत बड़ा खतरा है। अब ज़रा पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पर बात करें। एक तो पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर एक बड़ी आज की मेजर खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सीनियर वफ्द, जिसमें KPK के सदर तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर और उनके साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, दोनों ने गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात KPK से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ मुलाकात तो KP में हुई है, KP के गवर्नर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP से लीडरशिप है, लेकिन ये मुलाकात नेशनल लेवल पर आपको देखनी पड़ेगी और मुलाकात जो है उसमें NFC अवार्ड, ज़मशुदा अजला के मसाइल पर बातचीत की है। लेकिन असल में जो कल आपने स्टेटमेंट आज सुबह के व्लॉग में सुनी थी, जो नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट थी कि अगर हमें कॉर्नर किया गया तो फिर हम भी, जैसे किम जोंग ने कहा है ना कि मैं एटमी हमला कर दूंगा, तो पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि फिर हम एटमी हमला कर देंगे, मतलब हम शहबाज शरीफ की हुकूमत भी नहीं रहने देंगे। तो इसे उसी तनाज़र में देखें कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात हो रही है, लेकिन इसमें से कुछ निकल पाएगा कि नहीं, वो अगले आने वाले दिनों में आपके सामने रखेंगे। मेरे से अगर पूछें तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इसमें से निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। ये बात ज़रूर है कि फील्ड मार्शल साहब ने आज पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि वो अब हेड ऑफ स्टेट, मतलब सदर पाकिस्तान के लिए तैयार हैं। आज की उनकी जो तकरीर थी सुबह, जो उन्होंने GHQ में की, वो भी ऐसे ही लग रहा था कि मुल्क के सरबराह तकरीर कर रहे हैं, उसी तरीके से, मतलब उसके जो
मंदरजात थे तकरीर के, वो एक आर्मी चीफ वाले नहीं थे बल्कि हेड ऑफ स्टेट के थे, और वो अपने आप को अब असर्ट करना शुरू हो गए हैं। ये काम तो बहुत पहले शुरू हो गया था, हमने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने रखा है। अब शामिल करते हैं लाहौर से एक अहम खबर, और खबर यह है कि आज बहुत ही मुद्दत के बाद लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों की एक रैली निकली जो महंगाई के खिलाफ है। ये बहुत ही उम्दा बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चलें कुछ थोड़ी बहुत हिलजुल हुई है, क्योंकि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, आज लाहौर की सड़कों पर मजदूरों ने भी एहतजाज किया है, क्योंकि अब पेट्रोल जो है वो 415, 16, 17 रुपए पर पहुंच गया है और लोगों की जो कुव्वत खरीद है उससे बाहर निकल चुका है। ऐसा नहीं है कि ये महंगाई हो गई है, बल्कि अब मामला ऐसा है कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब आम आवाम जो है वो बगैर किसी लीडर की कॉल के बाहर निकले हैं। आज लाहौर के अंदर देखा है कि मजदूर तबका जो है वो एहतजाज कर रहा है, और उसके साथ साथ नौजवान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोटरसाइकिल्स के ऊपर उन्होंने एक रैली निकाली है। तो एक बहुत मुद्दत के बाद एक मुनफरद किस्म की सूरत हाल नजर आई है कि उस तरीके का लाठीचार्ज नहीं हुआ, उस तरीके का कंट्रोल नहीं करने की कोशिश की गई, और लोगों को थोड़ी सी आवाज उठाने की इजाजत मिली है। अब अगर इक्का दुक्का ऐसी छोटी छोटी रैलियां हुई और उससे लोगों को नजर आया, हम भी यहां से आपको दिखाएंगे, दूसरे लोग भी, और इन नौजवानों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, इन मजदूरों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो बाहर निकले हैं महंगाई के खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने। अगर इनकी अप्रिसिएशन हुई और ये मामला कोई 2-4 दिन ऐसे चला तो जाहिर है फिर इवेंचुअली एक माहौल बनता है जिसमें बड़ा एहतजाज हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी इस सारे मामले का बगौर जायजा लेना चाहिए, और इसके अंदर जो स्पेशली हमारी पंजाब असम्बली के अंदर हमारे MPs हैं और दूसरे लोग हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्हें भी छोटा मोटा एहतजाज रैली निकालनी चाहिए पार्लियामेंट के सामने, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, दूसरे शहरों के दौरे करने चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत हिलजुल हो और महंगाई के खिलाफ जो आम आदमी पिस गया है, अपोजिशन ने उसकी आवाज़ बनना होता है, आप कम अज़ कम अपोजिशन उसकी आवाज़ तो बने। सो फार तो काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म है, कोई जो कुछ भी ये कर लेते हैं कोई इनको उसका जवाब देने वाला है नहीं। शहबाज राणा की आज की स्टोरी है कि डीजल और पेट्रोल जो है उनकी कीमतें उन्होंने बाकायदा कीमतें देकर सामने रखकर ये बताया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़्यादा नहीं होना चाहिए थी। बस वो ये कहते हैं कि डीजल की फी लीटर कीमत 342 रुपए है, लेकिन ये बेच 415 रुपए में क्यों बेच रहे हैं इसकी समझ नहीं है। वो कहते हैं 18% GST भी लगा दें तो फिर भी कीमत ज़्यादा है। पेट्रोल कस्टम ड्यूटी समेत 268 रुपीज़ का है, जबकि बेच 415 रुपए का रहे हैं। 148 रुपए टैक्स लिया जा रहा है, अगर 18% GST हो तो 74 रुपए बनते हैं। हुकूमत 74 मीन 74 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रही, पहले भी 74 जो है एक और वो भी टैक्स है, वो भी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो ऑन टॉप ऑफ दैट 74 रुपीज़ और ले रहे हैं। मतलब ओवरऑल पेट्रोल के ऊपर 148 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और डीजल पर इसी तरीके से जिसको 342 रुपए में बेचना चाहिए उसको वो 415 रुपए में बेच रहे हैं। वहाँ पर भी इसी तरीके से कोई तकरीबन आप ये कह लीजिए कि कम अज़ कम भी वहाँ पर भी कोई 70-80 रुपए जो हैं वो ज़्यादा वसूल कर रहे हैं फ़ी लीटर के ऊपर। अब शहबाज राणा ये भी लिखते हैं कि इनको अंदाज़ा हो गया है कि जितनी मर्जी महंगाई कर लो, अवाम ने तो उठना नहीं है, अवाम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें ख़तरा कोई नहीं है। वोट लेके आए नहीं है, जाहिर है वोट लेके आए हों तो आपको ख़तरा होता है कि दोबारा अवाम के सामने जाना है, वोट मांगना है। ज़्यादा महंगाई करेंगे तो अवाम वोट नहीं देगी और हमारा किस्सा तमाम हो जाएगा। अब ये आए फॉर्म 47 पर, आगे भी इन्होंने उम्मीद उसी से रखी हुई है, तो जब वोट नहीं लेना तो उनको फिक्र क्या, वो कहते हैं कि महंगाई करते जाओ। इसीलिए पेट्रोल की जो कीमतें बताई हैं वो मामला सारा आगे पीछे। अब ज़रा एक और अहम मुद्दा उसकी तरफ आते हैं। पहले आपको बताते हैं कि आज ये मार्का हक में क्या करते रहे, और फिर आपके और हमारे मुस्तकबिल का होने क्या जा रहा है उस पर बात करते हैं। पहले तो आज मार्का हक की कई तकरीबात हुई। मरियम नवाज ने भी तकरीबात में हिस्सा लिया और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने भी। शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब में थे, वहाँ पर उन्होंने खुसूसी तौर पर एक तो फील्ड मार्शल का बार बार शुक्रिया अदा किया, वो तो उनके ऑफिशियल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्दली हैं अपने बॉस का, तो उन्होंने बार बार शुक्रिया अदा करना है, वो तो हुआ। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि अब हमने नौजवानों की पजीराई करनी है, ये हमारा असासा है, ये हमें किसी भी आला मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। वादा करता हूं कि तालीम, आला तालीम, अच्छी तालीम और रोजगार के मौके आपके कदमों में निछावर कर दूंगा।
ये शहबाज शरीफ साहब ने पुरजोश, माइक शाइक नहीं तोड़ा जो वो तोड़ते होते हैं, लेकिन पुरजोश उन्होंने खिताब किया है। और इस खिताब के बाद आपके सामने हम एक सूरत हाल रखते हैं। रहनुमाई आपने हमारी करनी है कि इस सूरत हाल को देखने के बाद आपका दिल टूटा है, आपकी आंख से आंसू टपका है, या आपको तकलीफ हुई है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारी 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और उस आबादी में भी सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो छोटे बच्चों की है जो अभी स्कूलों के अंदर है। फिर ये भी अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 26 से 30 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 60 लाख से 3 करोड़ के दरमियान जो बच्चे हैं वो स्कूलों के अंदर नहीं है। अब आपने सुन लिया, इधर से निकल गई बात। हाँ, दोबारा सुनिए, 2 करोड़ 60 लाख से 3 करोड़, ये मैं कोई 200-300 बच्चों की बात नहीं कर रहा, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे कम से कम, और या फिर 3 करोड़ बच्चे, ये दो फिगर्स में से एक है, इस वक्त स्कूलों में है ही नहीं। वो स्कूलों में दाखिल नहीं है, वो या कोई मजदूरी कर रहा है या घर पे है या कुछ और कर रहा है, वो बच्चे स्कूलों में नहीं है, इनरोलमेंट में नहीं है। ये जो 3 करोड़ बच्चे हैं, इन्होंने बड़े होना है। फिर ये क्या करेंगे? रोजगार के मौके क्या होंगे? या तो दिहाड़ी करेंगे और भूखों मरेंगे, और दिहाड़ी नहीं करेंगे या दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर क्राइम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सब करेंगे, लेकिन जाहिर है गुर्बत, अफलास, भूख जिन मुल्कों में बढ़ती है वहां क्राइम की रेशो भी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि जिन मुल्कों में बहुत रेल पे लो वहां क्राइम नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया में ये साइंटिफिक एविडेंस है कि इससे क्राइम की शरह, जब किसी को खाने को कुछ नहीं होगा तो वो कुछ तो करेगा। तो आप पाकिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल है उसको तो छोड़ दें, वो तो जितनी बुरी है अच्छी है वो तो भुगत रहे। आप पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको सोचें क्या है। आप न्यूक्लियर बम पे बैठे हैं, आपके 200 कह दिया माजरत, आपके इस वक्त 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों के अंदर नहीं है। और ये अपनी फिगर है हुकूमत की, मैं नहीं दे रहा, कोई और नहीं दे रहा, ये हुकूमत के अपने नंबर्स हैं। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे होंगे तो ये 3 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन चले हुकूमत का नंबर मान लेते हैं। 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूलों के अंदर नहीं है। अब जो स्कूलों के अंदर है उनका हवाला आपको दिखाते हैं। अब आपको ये तो बता दिया कि 2 करोड़ 60 लाख स्कूलों में नहीं है, जिनके ऊपर, जिनके कदमों में सब कुछ इन्होंने निछावर करना है। अब जो स्कूलों के अंदर हैं उनका हवाल इस एक वीडियो में देखिएगा, गौर से सुनिएगा, आपको चीजें नजर आएंगी कि उसमें हो क्या रहा है। और शाबाश देते हैं हम इस जर्नलिस्ट को, इस इदारे को, जिन्होंने, ये मेरा ख्याल न्यू टीवी का ये इंटरव्यू है, इनको शाबाश देते हैं कि इन्होंने बहुत ही उम्दा टॉपिक के ऊपर जर्नलिज्म किया और ये तहकीकाती रिपोर्ट रन की है। और सुनिए वहां पर बातचीत हुई क्या है। मुझे 2 साल होने को आए। माशाल्लाह। मेरी बेटी की कितनी तनख्वाह है? सर 7,000 है। 7,000? जी सर। कैसे मिलते हैं? सर बैंक में आते हैं? नहीं सर देते हैं। साइन कितनों में करवाते हैं? सर ये नहीं पता। नहीं बेटे, आपको याद है, मुझे अच्छे से पता है आपको याद है। बताए मेरी बेटी। 17 पे। 17 पे साइन कराते हैं। सर शर्म आनी चाहिए यार आपको। तो इसका मतलब कोई इतना हराम खिलाते हैं आप बच्चों को? नहीं, अल्लाह माफ करे, क्यों हराम किस तरह? फिर आप उसे 17 पे साइन कराते हैं, 7 उसे देते हैं, वजह? 7 पे साइन करवा लिया करें, कोई ऐसा इशू नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होता यार है। आप हक मार रहे हैं। क्या फॉर्मेलिटी है? क्या फॉर्मेलिटी है कि आप उसे 17 पे साइन करवाएं, 7 देंगे? सर क्या हो गया यार? सर आप ये भी तो देखे ना, हमें मतलब वो मिल किस तरह रहे, हमने सारा मैनेज भी तो करना। आपने इन्हीं का घाटा घोटा। हमने इनका क्यों? आप आगे बताएं ना कि यार मेरी टीचर्स यहाँ पे आती हैं, वो मेहनत कर रही हैं। मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है, हमने कहा हुआ है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में हमने बोला हुआ है, कहा हुआ है उनको। मेरी बेटी आगे आओ, तनख्वाह की डेट क्या है? सर कभी भी मिल जाती है। कभी भी मिल जाती है? महीने में 2 दफा भी मिली है? नहीं सर, 5 या 6 तारीख तक मिलती है। 6-7। 1 मिनट बात करिए जी। 5 या 6 तारीख तक मिलती है। 5 या 6 तारीख को मिलती है। बेटे आपने पहली दफा जब इन्होंने 17 पे साइन करवाया और आपको 7,000 दिया, आपने पूछा नहीं? सर पूछा था, सर ने कहा ये बस वैसे ही है। ऐसे ही है? बुरे लहजे में कहा था कि बस अच्छे से कहा था? बस अच्छे से कहा था। अच्छा, मुझे ये बताना है एक और बात कि 2 साल आपको हो गए, आपकी अपनी तालीम क्या है? सर मैट्रिक है। आप मैट्रिक हो? और कौन सी क्लासेस को आप पढ़ा रहे हो? सर 4, 5, 3 और 2। क्या वजह सर, ऐसे पढ़ा सकते हैं? हेड टीचर के तौर पे, सॉरी हेल्पर टीचर के तौर। सुन लिया आपने? ये वो जो ठेके पे स्कूल दे रही है ना, आज दे रही हैं आजकल मरियम नवाज साहबा, प्राइवेटाइज कर रही हैं स्कूल। ये सेठ ने स्कूल लिया हुआ है, ये जिनका इंटरव्यू हो रहा है साथ साथ। और ये जो सेठ साहब हैं, इन्होंने ये जो टीचर बेचारी हायर की हुई हैं, बेचारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका जो इस्तेहसाल कर रहे हैं,
17,000 टीचर की तनख्वाह है जो पीछे से उन्हें मिलती है। अब ये ज़हन में रखना है कि क्योंकि उन्होंने प्राइवेट किया हुआ है, स्कूल को ठेके पे लिया हुआ है, तो उनको इस 17,000 के ऊपर भी पैसे मिलते हैं, लेकिन 17,000 टीचर को देने और उसे साइन भी करवाने। साइन वो 17,000 पे करवा रहे हैं, दे 7,000 रहे हैं। 17,000 पर उस बच्ची से साइन करवा रहे हैं और दे रहे हैं 7,000। और वो 17 से भी ऊपर गवर्नमेंट उनको कमीशन देती है और स्कूल किराए पे लेने का या ठेके पे लेने का उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन वो इसके पैसों में से भी खाते हैं। और अगला जुल्म क्या है? ये 5वीं, 6ठी, 7वीं जमात के बच्चों को, हो सकता है मेरा ख्याल तो 9वीं और 10वीं को भी पढ़ा देंगी जब उन्हें मौका मिलेगा। वो 5वीं, 6ठी, 7वीं जमात के बच्चों को पढ़ा रही हैं और उनकी अपनी एजुकेशन क्या है? मैट्रिक। और जब उससे पूछा जाता है बंदे से, तो वो कहता है कि बस ये हेड टीचर हैं। तो बाद में उसे याद आता है कि हेड टीचर तो कोई और होता है, मतलब वो भी मैट्रिक पास ही है मुझे लगता है। तो फिर वो साथ ही कहता है असिस्टेंट टीचर है, कहते हैं वो कि असिस्टेंट टीचर है। ये हालत है। 2,60,00,000 बच्चे तो स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल के अंदर हैं उनके साथ ये क्या कर रहे हैं? ये बेशर्म लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। आने वाला वक्त जो है, चलें पहले तो लोग टाट स्कूल पर कहीं भी पढ़ के कुछ तो शऊर मिलता था, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। इवन अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी हो तो पूरी दुनिया में आप जाकर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए आपको बीएड करना पड़ता है, एमएड करना पड़ता है, मीन आपको स्पेसिफिकली कैसे पढ़ाना है इस चीज के लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है। ये माफिया गुंडों का एक गौल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के जर्नैलों ने मुसल्लत कर दिया है। खुदा गारत करे इन्हें और इनकी नस्लों को, स्पेशली उन्हें और उनकी नस्लों को जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, इन क्रिमिनल्स को जो हमारा मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, उनको इन्होंने मुसल्लत किया है। हॉस्पिटल जो है जहां पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा क्रीम जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बनना सबसे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में मुश्किल तरीन काम है, जितना उसमें पढ़ना पड़ता है, जितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब वो हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट कर रहे हैं, वो वहां डॉक्टर्स के साथ भी यही सलूक करेंगे जो अभी ये टीचर्स के साथ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। किधर जा रहे हैं हम? ये जाहिर है कि जो भी हमारे जर्नल्स हैं, ये क्योंकि वो जितनी उनको खुद अकल है, वो खुद मैट्रिक एफए पढ़ के आए होते हैं, तो वो जितनी अकल है उतना ही काम करेंगे वो आगे। उनकी महारत जंग शंग लड़ने में इधर तो नहीं है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे आज ही फील्ड मार्शल साहब ने बताया है कि ईरान से जवाब मौसूल हो गया, आगे मैं इस पर बात नहीं कर सकता। मतलब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, वो अगर आप बात नहीं कर सकते तो आपने ये बात अम्ल लेने के लिए की है उधर कि ईरान से जवाब आ गया या नहीं। अगर आप बता ही नहीं सकते तो आपको ये जुमला भी बताने, अब ये जुमला इसलिए बताते हैं कि आपके बॉस ने आपको ये बताया है। फिर आज मरीम नवाज साहबा ने भी कहा है कि मैं शहबाज शरीफ को भी सलाम पेश करती हूँ। आसिम मुनीर साहब को तो करती हैं, शहबाज शरीफ को भी सलाम पेश करती हैं कि उन्होंने मुल्क की इकॉनमी को सहारा दिया, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया। पहले नहीं था, अब मशहूर हुए हैं हम। जब उसामा बिन लादेन को वहां से उठाया गया हम मशहूर नहीं हुए थे, अब हुए हैं हम। बराए मेहरबानी मुझे इस कौम में से निकाल दें, ये सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा। मैं ऐसी माशी तरक्की पर लानत भेजता हूं जहां पेट्रोल 415 रुपए लीटर हो, जिसमें 200 रुपए सिर्फ हुकूमती टैक्स हो। ये एक तज्जिया सोशल मीडिया के ऊपर हुआ जो आपके सामने गालिबन फयाज ने किया, वो आपके सामने रख रहे हैं। नजम सेठी भी ऐसा ही तज्जिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, मईशत बिल्कुल नहीं चल रही, हम खित्ते में सबसे महंगा तेल बेच रहे हैं। इसकी वजह हमारे पास तेल के रिजर्व नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है रिजर्व रखने के लिए, लेकिन टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा क्योंकि ग्रोथ है ही नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। इसीलिए अवाम पर पेट्रोल में लेवी लगाकर टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। ये जाहिर है अब नजम सेठी का जो तज्जिया है वो एक प्रो गवर्नमेंट, प्रो जर्नलिस्ट समझे जाते हैं। अगर उनका ये तज्जिया है तो आप खुद सोचें मामलात क्या हैं। और हुकूमती मशीर पिछले व्लॉग में ही आपको बताया, कह रहे थे कि अवाम से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने पेट्रोल पर अजाफी टैक्स लगा के अवाम से पैसा पूरा कर लिया है। हमने टैक्स लेना है अवाम से, जैसे भी लिया जाएगा हम लेंगे। बेशर्मी की इंतहा दूसरी तरफ यह है। साथ ही मरीम नवाज कहती हैं कि आज पाकिस्तान में JF थंडर और मिसाइलों पर फख्र होना चाहिए, ये हम करते हैं और ये सब नवाज शरीफ ने बनाए हैं। मतलब जो मेरा मतलब है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और चाइना वालों ने JF थंडर बनाया था, हमें असेंबल करना यहाँ पर जाहिर है उन्होंने सिखाया, इजाज़त दी, तो वो तो सारे गोलगप्पे ही बनाते थे।
असल में तो मज़ाइल शज़ाइल जो हैं वो मियाँ साहब ही बना चुके हैं। तो बहरहाल अब हम क्या कहें, मियाँ साहब बैक इंजीनियरिंग करते हैं। उनका एक इंटरव्यू था, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं, बैक इंजीनियरिंग करके उन्होंने मज़ाइल जो है वो बनाने की तरकीब संभाली थी। फिर बाजी मरियम की ये ज़रा एक और वीडियो है जिसके ऊपर बड़े तजिए हो रहे हैं कि वो एक बड़े सीरियस माहौल के अंदर हंस क्यों रही हैं। मैं दोबारा आप सबकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, जो भी लोग तनकीद करते हैं वो हंसती नहीं है, उनका मुंह ऐसा बन गया है। वो गमी के मौके पर भी उनका मुंह जो है वो हंसने वाला होता है, इसलिए किसी को छोड़ भी दिया करें। 24 घंटे तनकीद अच्छी नहीं होती। ये बात एक दफ़ा समझ लें कि उन्होंने अब हंसते ही रहना है। अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे, लेकिन जब उन्होंने दुनिया से जाना है तब भी हंसते हंसते ही जाना है, क्योंकि वो जो उनके पट्टे हैं, मसल हैं जो चेहरे के, वो वहाँ फ्रीज हो गए। अब वो हंसती रहेंगी, अब उनकी शक्ल हंसने वाली है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो जब नहीं हंसती तो बहुत फोर्स लगा के उन्हें कोशिश करनी पड़ती, तब वो सीरियस मुंह बनाती हैं। तो इसलिए जब आपको उनकी हंसती हुई तस्वीर नजर आए कहीं वीडियो, तो ये मत सोचा करें कि फौतगी पे खड़ी हैं या किसी सीरियस कौमी तराना या किसी मज़ार पे हैं या किसी और जगह पे हैं। ये ना सोचा करें कि हंस क्यों रही हैं, वो अंदर से नहीं हंस रही होती, उनका बस चेहरा हंस रहा होता है, उनके कंट्रोल में नहीं है उनकी हंसी। अच्छा जी, एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा, फिर लाहौर के अंदर ये मुजरे होते रहे। आज ये ज़रा आपको एक छोटा सा टुकड़ा सुनाते हैं जिसमें क्लाशनकोफ, मैं हुसैन क्लाशनकोफ, वो एक गाना था और उसी की तर्ज के ऊपर अब आसिम मुनीर साहब के लिए एक नगमा बनाया गया। वैसे टेस्ट तो अच्छा है, यही होना चाहिए था। ये ज़रा दो बोल सुनिए। सुन लिया आपने। अब वो आसिम मुनीर दियाँ क्या बातां, ये वो तराना है और उसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा ये है कि खुलेआम मुजरा स्टाइल वो सब कुछ हो रहा है। अब मुजरे के लफ्ज़ को पकड़ ना लीजिएगा, मुजरा भी डांस ही होता है, उसका एक नाम ऐसा रख दिया गया है। तो बहरहाल अब चले मुजरे का लफ्ज़ वापस ले लेते हैं। मतलब खुलेआम पीछे कुरान की आयात हैं, बयानुल मरसूस और हाफ़िज़ कुरान आपके आसिम मुनीर साहब हैं और सामने जनाब धड़ाधड़ जो है वो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं और किसी को समझ नहीं क्यों। क्योंकि आज ही के दिन दूसरी तरफ आप सबको याद होगा कि बन्नू में जो पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ, जिसके अंदर 15 और अब कोई लोग कह रहे हैं 20 पुलिस वालों की शहादत हो गई है। अब ज़रा हमारी सफाकी देखें कि एक ही मुल्क के अंदर एक तरफ अपने ही 15 से ज़्यादा बेटे शहीद हो गए और दूसरी तरफ लाहौर के अंदर जो जिसे मुजरा या डांस आपने कहना है, वहाँ पर क्या हो रहा है। इससे सफाकी देखें क्या है। एक दूसरे से आप ये कहिए कि जो किसी किस्म की एसोसिएशन रही नहीं है, एक दूसरे के काम से, एक दूसरे के दुख से, एक दूसरे के गम से। तो फिर आप मुझे बताइए कि दूसरा इंसान जो है वो सारे मामले के अंदर क्या फील करेगा और महसूस करेगा। लेकिन चलें, इस सारी बात का एक मुस्बत पहलू भी है और वो मुस्बत पहलू ये है कि अगर ये सब कुछ ना करते मार का हक, तो इन्होंने वो जो झूठा 9 मई का ड्रामा किया था, सारा जो तहरीक इंसाफ पे डाला था, दोबारा फिर इन्होंने जिना हाउस और फलाना, वो इन्होंने रोना डालना था झूठा और वो सारा ड्रामा करना था और कौम को फिर तंग करना था। तो कम से कम ये लगे हुए हैं डांस शांस में और ये सारी हरकतें कर रहे हैं, तो ये कम से कम उस 9 मई वाले काम से जान छूटी। क्योंकि अब इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि 9 मई को अगर सोग मनाएंगे उसका, तो फिर ये ठुमके और धूम धड़क्का कहाँ से करेंगे। तो ये कम से कम कौम की उससे जान छूटी है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।